तो इस वीडियो का टाइटल देखने के बाद तो आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में 4G स्पीड कहाँ कम है। अपना आराम से इंस्टाग्राम का रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स तो चला ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस 4G स्पीड की बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे। दिसंबर 2020 तक तो इंडिया का जो रैंक था वो 129th पोजीशन पे था, लेकिन 2022 के आते आते जो पोजीशन है ना उसमें और ड्रॉप आया है और जो अब इंडिया की पोजीशन है ना वो है 131th रैंक पर, और जिसमें इंडिया की जो एवरेज डाउनलोड स्पीड है वो है सिर्फ 12 Mbps की। लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात है ना वो ये कि जो लिस्ट थी ना इसमें सिर्फ 140 कंट्रीज़ को लिया गया था, और आप उस हिसाब से देख सकते हो 131 का जो रैंक है वो इंडिया के लिए कितना कम है। तो अब हम इस वीडियो में इसी का जानेंगे कि इसके पीछे कौन से रीजंस है कि इंडिया का जो 4G स्पीड्स है वो इतनी कम है, और फिर इसके पीछे के जो पॉसिबल रीजंस क्या है। 4G स्पीड से कम होने के पीछे प्रोबेबली 3 रीजंस है। सबसे पहले इंडिया का हाई स्पेक्ट्रम रेट, जो दूसरी चीज़ है वो है इंडिया का नेटवर्क कंजन, और जो तीसरी चीज़ है वो है फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ टेलीकॉम कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रीजन, हाई स्पेक्ट्रम रेट। तो अगर मेरे को आपको आसान भाषा में स्पेक्ट्रम का मतलब समझाना है तो वो ये होता है, स्पेक्ट्रम एक बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो अलग अलग रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। एंड बेसिकली जो स्पेक्ट्रम जिस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है ना हम उस रेंज को बैंड बोलते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे टाइप के बैंड्स को डिवाइड करके रखा है जो कि आपकी 2G, 3G और 4G सर्विसेज के लिए काम आते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाए और देखें अगर 4G कौन से बैंड को सपोर्ट करता है तो वो है 1800 मिली हर्ट्ज वाली बैंड जो कि 4G जिस पे चलती है। एंड एयरटेल अलग से 2300 वाली मिली हर्ट्ज वाली स्पेक्ट्रम यूज़ करता है अपने 4G नेटवर्क के लिए। सो इस स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को, टेलीकॉम की जो मिनिस्ट्री है वो इन कंपनीज को लाइसेंस करने के लिए इसका एक बेस प्राइस सेट करते एक ऑक्शन में, और इस ऑक्शन होते होते आपको पता ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। उसमें जो इस टेलीकॉम कंपनीज का जो स्पेक्ट्रम रहता है उसकी प्राइस ऊपर जाते जाती है, और इसलिए जो टेलीकॉम कंपनीज उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस पे करना पड़ता है ताकि वो इसकी लाइसेंस ले पाए। एंड इसी हाई रेट के कारण मेन रीज़न है कि टेलीकॉम ऑपरेटर जो रहते हैं उनको स्पेक्ट्रम जो रहता है वो एक बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में रहता है, और वही एक रीज़न है कि जब ऑपरेटर के पास ही स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है तब वो अपने नेटवर्क की जो कवरेज है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है इंडिया में जो 4G स्पीड है उसकी स्पीड में सबसे कमी आना। लेकिन ये तो बात होगी सबसे पहली प्रॉब्लम की, लेकिन जो कस्टमर है इंडिया में यूज़ करने वाले 4G नेटवर्क को वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। जिससे जब दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कम स्पेक्ट्रम के कारण वो है नेटवर्क कंजेशन की। सो देखो एक्चुअली अब टेलीकॉम कंपनीज करती क्या, इंडिया में स्पेक्ट्रम तो बहुत ही लिमिटेड है लेकिन उससे निकलने वाले नेटवर्क तो बहुत सारे कस्टमर उसको यूज़ करने वाले। तो ऐसे में होता क्या कि हर एक स्पेक्ट्रम की ना कुछ कैपेसिटी होती है कि उस नेटवर्क को हैंडल कर पाए। तो जैसे अगर आप मान लेते हैं एट अ टाइम 500 लोग उस स्पेक्ट्रम से निकलने वाली वेव से नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें करती क्या टेलीकॉम कंपनीज कुछ नेटवर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, कुछ नेटवर्क के लोगों को कम प्रायोरिटी देती है। जैसे अगर मान लेते उस 500 लोग में से 400 लोग के नेटवर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जा रही है, इसमें जो 100 लोग का जो नेटवर्क है ना उसमें अफेक्ट पड़ता है, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और नेटवर्क की प्रायोरिटी देना भी इसलिए ज़रूरी है, देखो अगर जो 400 लोग को भी अच्छे से जो अभी नेटवर्क मिल पा रहा है ना फिर उनको भी नहीं मिल पाएगा। वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन इससे समटाइम्स आपके नेटवर्क को इफेक्ट पड़ता है। सबसे लास्ट प्रॉब्लम और सबसे क्रूशियल पॉइंट है सारी टेलीकॉम कंपनीज में जो इंडिया में है वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो देखो सबसे पहली चीज़ है इंडिया में ज़्यादा टेलीकॉम कंपनीज है ही नहीं, बेसिकली 4 ही है, और देखो उनमें से जितनी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ टाइप का लोन या डेप्ट तो है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट अपनी R&D और कर नहीं सकती है, और तब पीछे फंड्स ही नहीं है। तो जो टेलीकॉम कंपनी से वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती वो हर जगह नए टावर्स और इंस्टॉल कर पाए, क्योंकि वो खुद के लोन ही तो पे नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो अच्छे से वो टावर्स को कैसे इंस्टॉल कर पाएगी। जो भी आने वाले समय में 5G का स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होने वाला है ना उसमें टेलीकॉम कंपनीज की मेन ही कंप्लेंट है कि जो 5G स्पेक्ट्रम का जो गवर्नमेंट TRAI ने जो इसका रेट सेट किया ना वो एक्चुअली बहुत ही हाई है। एंड ओपिनियन में मैं तो इतना ही बोलूँगा आने वाले समय में जो 5G आने वाला ना वो भी इतने इंडिया में अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, और एक्चुअली तब 5G आएगा ना आपको उसमें ट्रू 4G की स्पीड ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप उन व्यूअर्स में से हो जो कि 5G के लिए बहुत एक्साइटेड है तो शायद जैसा आपने सोचा वैसी चीज़ें होने बहुत ही टाइम लगेगा उसको। अगर आप कई बार सोचते हो मैं एक 5G फ़ोन लेना चाहिए एक 4G फ़ोन लेना चाहिए, तो मैं तो यही बोलूँगा देखो 20K से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से 5G फ़ोन्स अच्छे स्पेक्स के साथ तो मिल जाएंगे जो कि आपके हर दिन डे टू डे टास्क बड़े आसानी से कर देंगे। लेकिन आप 20,000 के नीचे आते हो तो वहाँ पर एक चीज़ दिक्कत क्या है, 5G तो आ रहा है लेकिन उसके अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी आ रहे हैं डिवाइस के अंदर। तो मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको 2-3 साल आराम से फ़ोन चलाना है तब यार 20K के अंदर आराम से एक
5G फ़ोन नया लेके 4G फ़ोन ले सकते हो। कंपनीज अपनी पूरी कोशिश करेगी 5G की हाइप बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में जब 5G को रोल आउट करने की बारी आएगी ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा उसके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए। तो अगर आपको ट्विटर और एलोन मस्क वाली डील के बारे में जानना है, आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको नथिंग के बारे में जानना है, आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।